दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह 2500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। यह हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो और बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन तीनों वीडियो को भी देख लीजिएगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जनरल साइंस की सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वह है कोशिका। कोशिका के हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम हमें बताना है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें आप बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताना है, क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, या साइटोप्लाज्म कहलाती है, या नाभिक झिल्ली कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 1 का आपको जल्दी से उत्तर देना है। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर? कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए, क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर की जो दीवार होती है, आप इमेज में देखिए, ये सबसे बाहर की जो दीवार है, ये चारों तरफ जो कोशिका के बाहर का जो चारों तरफ का जो आवरण है, यह कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका के सबसे बाहर का आवरण। ये आप देख पा रहे हैं इसमें, तो यह कोशिका के सबसे बाहर का आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य की एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा? कोशिका के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 है, आप इमेज में देखिए, यह है एक कोशिका। कोशिका के अंदर ये जो भाग है, ये पूरा भाग, यह एक जेली जैसा एक पदार्थ होता है। तो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? जो कोशिका के अंदर जो कुछ भी है जेली जैसा पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। यह कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी भाग है इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रुक, डेविड थॉमसन, या मैरी फ्रैनकोइस। तो आपको बताना है कि 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रुक, डेविड थॉमसन, या मैरी फ्रैनकोइस। तो 1665 में किसने कोशिका की खोज की थी? यह सभी को मालूम होगा। रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका की खोज की थी सबसे पहले, और कब की थी? 1665 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कल भी हमने बताया था कि जो कोशिका है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका या जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। विसर्जन, प्रसार, ऑस्मोसिस, या एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो कोशिका के अंदर पदार्थ जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
विसर्जन कहते हैं, प्रसार कहते हैं, या ऑस्मोसिस कहते हैं, या एंडोसाइटोसिस कहते हैं? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा। विसर्जन कहते हैं, प्रसार कहते हैं, या ऑस्मोसिस कहते हैं, या एंडोसाइटोसिस कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या कहते हैं उसे? प्रश्न क्रमांक 4 में जो कोशिकाओं के द्वारा जो पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा उसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है? कोशिका के जो अंग हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब यह है कि कोशिका के जो अंग है वो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं बस में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ये कोशिका उत्पादन के लिए समन्वय करते हैं, या ये छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर आंतरिक होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर बताना है क्या होगा। ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, या एक कोशिका उत्पादन के लिए समन्वय करते हैं, या ये छोटे आकार के होते हैं और ज़्यादातर आंतरिक होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कोशिका है उसके जो कोशिकांग हैं वह केवल बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं में ही पाए जाएं, वह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिकांग। ऐसा हो सकता है कि किसी में कोशिकांग ज़्यादा, किन्हीं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपने सुनी होंगी, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोशिकांग सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बंडिंग के माध्यम से होता है। क्या कहलाते हैं? यूकेरियोट्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, बैक्टीरिया या आदिम जीव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने है। क्या कहलाते हैं जिसमें एक गुणसूत्र होता है और उसमें कोशिका का जो विभाजन है वह विखंडन की क्रिया के माध्यम से होता है? तो यह बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। उस जीव को हम क्या कहते हैं जिसमें एकल गुणसूत्र, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और कोशिका का विभाजन विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है या बॉन्डिंग की क्रिया के द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से उत्तर दीजिए क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रोकैरियोट्स। क्या होगा? प्रोकैरियोट्स। प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एकल गुणसूत्र होता है, मतलब एक ही गुणसूत्र होता है, और कोशिका का जो विभाजन है वह विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 7, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिकाय? हमें बताना है कि वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, अर्थात बाहरी आवरण बनाता है जिससे कोशिका का एक निश्चित आकार बना हुआ है। तो कोशिका का वह कौन सा भाग है जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा क्या होगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिकाय? तो प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए क्या होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जिकाय? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या काम करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन के सामने है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? ऑल्टमैन, डी डोबे, पैलेड या टी बॉबरी? वह हमें वैज्ञानिक बताना है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्टमैन, डी डोबे, पैलेड या टी बॉबेरी? तो हमें बताना है क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डी डोबे, ऑल्टमैन, पैलेड या
टी बॉवेरी। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है? यह हमें बताना है लेमार्क ने बताया है, या हेनरी ने, या हेक्सले ने, या ट्रेवीरेंस ने। तो यह हमें बताना है कि वह कौन सा जीव वैज्ञानिक था जिसने यह बताया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। लेमार्क, हेनरी, हेक्सले या ट्रेवीरेनस। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा हेक्सले ने। हेक्सले ने बताया कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। हेक्सले ने बताया कि जीवद्रव जो होता है, कोशिका के अंदर जीवद्रव पाया जाता है, उसे उसने जीवन का भौतिक आधार बताया कि यह भौतिक चीज है जिसके कारण जीवन है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 10। अब इस प्रश्न क्रमांक 10 के लिए आपको करना होगा एक काम, आपको लाइक का बटन दबाना होगा। लाइक का बटन दबाना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित करती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने है कि कौन सा वह कोशिकांग है जिसके द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव द्वारा, या केंद्रक के द्वारा? वह कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर आप सभी लोग बताइएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, कि वह कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित करता है? केंद्रिका के द्वारा होता है गतिविधि नियंत्रित, कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कि जीवद्रव के द्वारा, या केंद्रक के द्वारा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो राइट आंसर होगा वह होगा केंद्रक। केंद्रक के द्वारा क्या होता है कि जितनी भी कोशिका की गतिविधियां हैं वह नियंत्रित होती हैं। केंद्रक के चारों तरफ ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल बिछा रहता है। इसके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो आपको ये बूंद बूंद सी दिखाई दे रही है, यह क्या है? राइबोसोम है। इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। और केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होती है, यह ध्यान रखना है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन जालिका भी केंद्रक के अंदर होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ जो एक आवरण बना हुआ है केंद्रक के चारों तरफ, वो कौन है? अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही जो बूंद बूंद करके जो बने हुए हैं वह क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? हमें यह बताना है कि जो जीवद्रव है वह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से? तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, क्या कहलाता है, या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से? तो आप ये देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या है फॉर्मूला। जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य धन केंद्रक द्रव्य धन अन्य कोशिकांग। अर्थात जो जीव द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य धन केंद्रक द्रव्य धन अन्य कोशिकांग। तो जीव द्रव्य जो है इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भीतर एक वलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? किस्ट्री, ऑक्सीसोमस, मैक्टिस, माइक्रोसोमस। क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक वलन होता है उसको क्या कहते हैं? किस्ट्री कहते हैं, या
ऑक्सीसोमस कहते हैं, या मैट्रिक्स कहते हैं, या मैक्रोसोमस कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जहाँ पर जो ऊर्जा है वो संचित रहती है। तो बताना है कि कोशिका के भीतर जो वलन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यह है आपकी स्क्रीन के सामने माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वलन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ये वलन आप देख रहे हैं, देखें ये वलन है इस प्रकार से घुमावदार, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रिस्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 आपकी स्क्रीन पर, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया हॉपमिस्टर, वॉल्डेर, सुटन या वैगनर। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर अब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, हॉपमिस्टर, वॉल्डेयर, सुटन या वैगनर। प्रश्न क्रमांक 13 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। गुणसूत्र शब्द सबसे पहले किसने प्रदान किया था। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। प्लांट सेल जो होती हैं उनमें बताना है हमें कि उसके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, या दोनों प्लास्टर कहते हैं, या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, या प्लास्टर, या अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्या कहा जाता है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को। सबको पता होगा, जहां तक आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहर का जो आवरण है वह क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो पादप कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, या प्रश्न कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, मतलब कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो आप इन प्रश्न क्रमांक 15 को देखिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, या कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते रहते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। देखो, एक कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनता है, ऊतक। तो हमारे इसमें लिखा है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, तो यह कथन गलत होगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊतक हैं उन ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसलिए यह नहीं कह सकते कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही उत्तर होगा वह होगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति की एक संरचनात्मक घटक है। अर्थात पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें कौन सा घटक पाया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कोशिका भित्ति में कौन सा संरचनात्मक घटक पाया जाता है। मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। प्रश्न क्रमांक 16 जो है वह बताना है कि कोशिका भित्ति में कौन सा घटक पाया जाता है, क्या पाया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, या फास्फोरस या कैल्शियम।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर बताइए कि क्या पाया जाता है कोशिका भित्ति में? मैग्नीज पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मैग्नीज। प्रश्न क्रमांक 16 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? मैग्नीज। मैग्नीज में कोशिका भित्ति में मैग्नीज एक घटक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यह प्रश्न कल डिस्कस हुआ था, उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। जो केंद्रक है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। लगभग सभी को पता होगा कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। केवल 2 ही कोशिकांग है जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। वह कौन कौन से 2 कोशिकांग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, या यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है, या जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, या चौथा ऑप्शन है हमारे सामने, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर बताइएगा। इसको आप पहले आप वीडियो जो प्रश्न है इसको सही तरीके से पढ़ें, फिर इसका आप सही उत्तर दें। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देती है। कोशिका कला है, कोशिका कला क्या काम करती है कि यह कुछ अणुओं को अंदर आने देती है और कुछ अणुओं को बाहर जाने देती है। इसका नियंत्रण करती है कौन? कोशिका कला। प्रश्न क्रमांक 19 है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे या हैचसन? किसने किया था जीव द्रव्य शब्द का? प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया था? यह शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है। बताना है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डीएनए का द्विहेलिक्स प्रारूप या डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? हमें यह बताना है कि जो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विहेलिक्स प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन, क्रिक, फिशर और हॉल्डानी ने, लेमार्क और डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीच ने। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका सही उत्तर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। यह है डीएनए का जो ये इस प्रकार से मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए के वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।